जिनवू ने अंततः लड़ाई जीत ली, लेकिन लड़ाई के बाद जब वह मिस चा के पास उन्हें ठीक करने के लिए जाते हैं तो वह ऐसा करने में असमर्थ पाते हैं। अब अगला एपिसोड शुरू होता है। हालांकि जिनवू उस एक जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो अभी भी बचा हुआ है। उसकी नजरें मिस चा पर जाती हैं। अपनी अंतिम कोशिश में जिनवू फिर से कहता है, उठो। इस बार परछाइयां ब्युनवू के शरीर को सफलतापूर्वक घेर लेती हैं। उन्हों जिनवू के कंधे को झटके में पकड़ता है और पूछता है, उसने ब्युनवू के साथ क्या किया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी और उसने आगे पूछा, क्या उसके पास मृतकों को आज्ञा देने की शक्ति है। अंततः जिनवू का तीसरा प्रयास सफल हो जाता है। ब्यंगवू का हाथ जमीन से बाहर आता है जैसे ही उसके चारों ओर छायाएं ठोस हो जाती हैं। युनवू अब एक छाया जिनवू के बगल में खड़ा है। युनहो अविश्वास में खड़ा है। चोंगन पूछते हैं कि क्या जिनवू के पास मृतकों को नियंत्रित करने की शक्ति है और क्या वह मृतकों की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि डोंगवूक कहते हैं कि वह कोई साधारण छात्र नहीं है। समनर ब्यंगुहिन इनके पास आता है और अपनी स्किल सक्रिय करके उसे ठीक करना शुरू करता है। युनहो दृश्य को देखते हुए पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे ठीक कर रहा है। जिनवू ब्यंगू को देखता है और कहता है कि वह समझ सकता है कि वह कैसा व्यक्ति था। बिना किसी आदेश के ब्यंगू ने स्वाभाविक रूप से शिनाइन को ठीक करना शुरू कर दिया, जो उसके गर्म दिल को दर्शाता है। यूनहो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि उनके सामने जो इकाई है वह ब्यंगू नहीं है, जिस पर जिनवू सहमत होता है। इस बीच कैमरामैन सदमे से अभिभूत होकर आखिरकार समझता है कि जिनवू ने उसे कैमरा बंद करने का निर्देश क्यों दिया था। अब उसे एहसास होता है कि जिनवू मृतकों को बुला सकता है। जोंग इन लड़ाई पर विचार करता है, ध्यान देता है कि जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है जिनवू केवल और भी मजबूत होता जाता है, वास्तव में भयानक बन जाता है। जिनवू की ओर मुड़ते हुए यूनहो स्वीकार करता है कि वह अनिवार्य रूप से भविष्य की लड़ाइयों में भाग लेगा और मानता है कि ब्योंगू की उपचार क्षमताएं अमूल्य होंगी। हालांकि वह खुलासा करता है कि ब्योंगू हिंसा से नफरत करता था और जिनवू से अनुरोध करता है कि उसे फिर से लड़ाई के लिए बाध्य न करें। कुछ क्षण चुप रहने के बाद जिनवू यूनहो के कंधे से अपने हाथ को हटा देता है। वह यूनहो को याद दिलाता है कि यह दूसरी बार है जब उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा है, लेकिन इस बार एक फर्क है। इस बार यह कोई आदेश नहीं है, बल्कि दिल से की गई एक विनती है। थोड़ी देर के विराम के बाद जिनवू यूनहो के शब्दों से सहमत होता है और ब्योंगू की एक्सट्रैक्शन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही ब्योंगू का स्वरूप मिटने लगता है, वह मुस्कान देता है और यूनहो भी वही करता है और अपना आभार प्रकट करता है। बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है और एक सैनिक उन्हें सूचित करता है कि शिकारी पहुंच चुके हैं। यूनहो जिनवू के शामिल होने की उम्मीद करते हुए उलझन में पड़ जाता है जब जिनवू घोषणा करता है कि वह पीछे रहेगा। जिनवू बताता है कि उसे कुछ अधूरे काम निपटाने हैं, जिसे यूनहो समझ लेता है, यह पहचानते हुए कि रैड अभी खत्म नहीं हुई है। जिनवू उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वह बचे हुए चींटियों को समाप्त कर देंगे। काइजुल को बुलाते हुए वह आकाश में चढ़ते हैं और दूर तक गायब हो जाते हैं। इस बीच जापानी शिकारी के जहाज पर मिनोरू अभी भी डर के मारे जड़वत भयावह चींटी की अपार ताकत के बारे में तेजी से बताता है, जोर देते हुए कि वे कभी भी ऐसे प्राणी को हरा नहीं सकते। वह जोर देकर कहता है कि वे खतरे की विपत्ति को नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा कि उसने कितनी आसानी से गोटो को मार दिया। निराश होकर वह घोषणा करता है कि छापेमारी असफल हो गई है और ऐसा कोई शिकारी नहीं है जो उस जानवर को मार सके। यामोटो उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह शांत हो जाए, ये बताते हुए कि छापा पहले ही समाप्त हो चुका है और राक्षस को हरा दिया गया है। मोरू इसे मानने के लिए संघर्ष करते हुए सुनते हैं जब सुगिमोटो बताते हैं कि उन्हें कोरियन मुख्यालय से पुष्टि मिली है। हालांकि संदेह में हैं, उन्हें समझ आता है कि ऐसा घोषणा सत्य ही होगी। सुगिमोटो को अपनी पहले की बातचीत याद आती है जब गोतो ने जिनवू का जिक्र किया था। उसी समय एक सैनिक उसे सूचित करता है कि चींटियां बिखर रही हैं और वह यह जानकर सदमे में है कि कुछ अभी भी वहीं हैं। बिना किसी हिचक के वह जहाजों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। कहीं और शैडो आर्मी और बची हुई चींटियों के बीच एक बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। जिनवू अफरा तफरी के बीच ध्यान देते हैं कि अंडे से न निकले चींटियों को खत्म करने के लिए भी उन्हें अनुभव मिल रहा है। इसे एक अतिरिक्त बोनस के रूप में देखते हैं। अपनी इन्वेंट्री खोलने पर वह महसूस करते हैं कि उन्हें अपने सामान को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जैसे ही वह छानबीन करता है, अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। उसकी नजर एक विशाल तलवार पर पड़ती है। उसे इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। तलवार को निकालकर वह इसे चलाने पर विचार करता है। इसे अनुभव के लिए घुमाते हुए वह इसकी जबरदस्त शक्ति से हैरान है। यह तय करते हुए कि इसे स्टोर में रखना व्यर्थ होगा, वह इसे बचे हुए चींटी के अंडों को नष्ट करने के लिए उपयोग करने पर विचार करता है। इस बीच एक शानदार हवेली में कॉनर डेविड के सामने खड़ा है, जो हंटर ब्यूरो के प्रमुख हैं। उनके विचारों के बारे में पूछताछ करता है। डेविड, जिसने अभी अभी फुटेज देखना समाप्त किया, टिप्पणी करता है कि वह समय का ध्यान खो बैठा। ये पहले ही सुबह 4 बज चुके हैं। वह बताता है कि उसे पहले से ही अपना जवाब पता है और इस बात को स्वीकार करता है कि कॉनर इस घंटे पर उसके घर आया। ठीक इसी कारण से कॉनर आगे कहते हैं, इस तथ्य पर आश्चर्य करते हैं कि जिनवू एक शिकार करने वाले हैं जो 100 जानवरों को बुला और नियंत्रित कर सकते हैं।
वह दावा करता है कि ऐसा प्रतिभा कोरिया में व्यर्थ हो जाएगी, जो उसके लिए बहुत छोटा देश है। एनीमे खत्म हो रही हो सकती है, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई है। मैं साप्ताहिक रूप से सोलो लेवलिंग की अर्क्स अपलोड करना जारी रखूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करें और पहले देखने वाले बने। डेविड सहमत होते हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या कॉनर ने उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की है। उसे एक फाइल देते हुए कॉनर उसके विवरण प्रकट करता है। कुछ महीने पहले ब्यूरो में एक विस्फोट के बारे में जानकारी, एक घटना जिसे सूंग इल्हवान मामले के नाम से जाना जाता है। फाइल के अनुसार सूंग इल्हवान को एक अन्य ए रैंक हंटर द्वारा पूर्वी तट के पास एक ए रैंक डंगोनन में जीवित पकड़ा गया था। शुरू में वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए थे कि वह एक जानवर था या मानव, लेकिन उसने दावा किया कि वह दक्षिण कोरिया से एक शिकारी था। ब्यूरो ने उसके बारे में विस्तृत डेटा इकट्ठा कर लिया था और सभी संबंधित जानकारी फाइल में दर्ज की गई थी। अधिक महत्वपूर्ण, अचानक यह खुलासा होता है कि सूंग इल्हवान कोई और नहीं बल्कि जिन्वू के पिता हैं। इस खुलासे के महत्व को पहचानते हुए कॉनर दावा करते हैं कि अब उनके पास एक अवसर है। कोई अन्य देश इस जानकारी से अवगत नहीं है। हालांकि वह मानता है कि वे इस स्थिति को उसी तरह नहीं संभाल सकते जैसे उन्होंने डोंगसू के साथ किया था। डेविड, जिसका चेहरा ठंडा पड़ने लगा, कॉनर को याद दिलाता है कि दक्षिण कोरिया लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी रहा है। उनसे एक और एस रैंक हंटर लेना उनके गठबंधन के लिए सीधी चुनौती होगी। कॉनर अडिग रहते हुए जोर देता है कि जिन्वू इस जोखिम के लायक है। डेविड अपनी आंखें संकीर्ण करता है और जानना चाहता है कि क्या वह वास्तव में मानता है कि वह इसे पूरा कर सकता है। कॉनर बिना रुके वह आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। युद्ध के मैदान पर जिन्वू एक बार फिर स्तर बढ़ाता है। आखिरकार स्तर 100 तक पहुंच जाता है। राहत की सांस छोड़ते हुए वह मानता है कि यह विशेष युद्ध असाधारण रूप से परेशानी भरा था। अब ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र वह चींटी राजा की लाश निकालता है और एक शैडो एक्सट्रैक्शन का प्रयास करता है। अचानक उस पर एक जबरदस्त दबाव छा जाता है। उसके चारों ओर की दुनिया अंधकार में डूब जाती है। हैरान होकर वह सोचता है कि क्या हो रहा है। क्या यह प्रतिक्रिया उसकी छाया निकालने की कोशिश के कारण हुई थी या क्या वह असफल रहा था? जैसे ही वह परिणाम के बारे में सवाल करना शुरू करता है, भारी अंधेरा उठ जाता है और वह अपने सामने खड़ी नई छाया को देखता है। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली उपस्थिति प्रकट करता है। जिन्वू ने सोचा था कि निष्कर्षण असफल हो गया है, लेकिन उसके सामने खड़ा प्राणी इसके उलट साबित करता है। चींटी राजा की छाया ने सफलता से उदय लिया है और उससे भी अधिक है। यह एक जनरल स्तर की है। जिन्वू के सामने चींटी राजा की छाया खड़ी है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब तक उनकी छायाओं में उन्होंने जो सबसे ऊंचा रैंक देखा है वह साधारण एलीट नाइट और एलीट नाइट, लेकिन यह उन सबसे श्रेष्ठ है। अगर उसकी धारणा सही है तो यह छाया अब तक निकाली गई किसी भी छाया से अधिक शक्तिशाली है, जो आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि चींटी राजा जीवन में बहुत शक्तिशाली था। रानी की लाश की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए वह उसकी छाया को निकालने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके, चींटी राजा उसके लिए उसे राजा कहकर संबोधित करता है और एक नाम मांगता है। जिन्वू विचार करता है कि क्या उसके सभी सैनिकों की पूर्ण निष्ठा इस पर भी लागू होती है। उसके मन में एक सवाल बना रहता है, यह छाया बोलने में सक्षम कैसे है? एंड किंग जवाब देता है कि उसके पास हमेशा से यह क्षमता रही है। कंफ्यूज्ड जिन्वू सोचते हैं कि क्या उनका मतलब है कि वह छाया बनने से पहले भी बोल सकते थे। उन्हें याद आता है कि आयरन कभी मानव थे, फिर भी छाया बनने के बाद वह बोलने में असमर्थ था। ब्युंगू और टस्क के लिए भी यही सत्य था। उनके और एंट किंग के बीच एकमात्र स्पष्ट अंतर उनका रैंक है, जो एक और सवाल उठाता है, क्या अन्य भी उच्च रैंक पर पहुंचने पर बोलने की क्षमता प्राप्त करेंगे? एंट किंग की निष्ठा की परीक्षा करना। जिन्वू यह प्रकट करता है कि वही था जिसने उसे मारा और पूछता है कि क्या वह अभी भी उसका अनुसरण करना चाहता है। हालांकि एंट किंग इसे इस तरह से नहीं देखता। वह जोर देकर कहता है कि जिन्वू द्वारा उसका वध नहीं किया गया, बल्कि वह उसकी शक्ति के माध्यम से पुनर्जन्म हुआ। आनंद से अभिभूत होकर वह पुनः पूरी निष्ठा से घुटने टेक कर शाश्वत वफादारी की प्रतिज्ञा करता है। फिर से वह एक नाम की मांग करता है। जिन्वू संक्षिप्त रूप से सोचता है कि उसे क्या पुकारे। उसे चींटी या कीड़ा जैसा साधारण नाम देना अजीब होगा। उसका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो उसे अलग बनाए। उसी समय उसे लेखक का नाम याद आता है जिसने डेंट्स लिखी थी। बिना किसी झिझक के वह नाम बोलता है, बिल पेरू। पेरू अपनी खुशी के साथ आभार व्यक्त करता है, लेकिन जिन्वू जल्दी से रानी की लाश की ओर मुड़ता है और उसकी छाया निकालता है। प्रक्रिया सफल रहती है, फिर भी कुछ अप्रत्याशित होता है। क्षेत्र के सभी चींटियां अलग तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। हैरान जिन्वू को एहसास होता है कि उनके साथ उसका संबंध कमजोर हो गया है। स्पष्टीकरण के लिए वह बारू की ओर देखता है। बारू स्पष्ट करता है कि रानी के पास अपनी कॉलोनी पर शासन करने की स्वाभाविक क्षमता है, जो मृत्यु के बाद भी बरकरार रहती है। जब तक वह मौजूद है, उसे चींटियों पर अधिकार जमाना का अधिकार है। जब जिन्वू पुष्टि के लिए पूछता है, बरो उसके कथन की पुष्टि करता है। यह देखकर कि रानी की मना उसके रैंक के लिए आश्चर्यजनक रूप से कम है, जिन्वू स्पष्टीकरण की मांग करता है।
बरो बताता है कि उसकी मना मुख्य रूप से प्रजनन के लिए उपयोग की गई थी और अब जब उसका शारीरिक शरीर नहीं रह गया है, वह कार्य समाप्त हो गया है, जिससे उसकी भंडारण क्षमता काफी घट गई है। इस खुलासे के साथ जिनवू उसकी युद्ध क्षमता पर विचार करता है। यदि वह युद्ध में अक्षम है तो उसे रखने का कोई कारण नहीं है। वह एक पल के लिए चुप रहता है, फिर अपना निर्णय लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी छाया को समाप्त कर देता है। अपने सैनिकों की ओर ध्यान देते हुए वह उन्हें आदेश देता है कि वे एसेंस पत्थरों को इकट्ठा करना बंद कर दें, यह कहते हुए कि सभी का उपयोग जेजू द्वीप के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। बिना कोई सवाल किए वे तुरंत पत्थरों को गिरा देते हैं। वह उन्हें निर्देश देते हैं कि वे अपने लिए एक भी पत्थर न रखें। बरू की लाश से बरामद पत्थर को देखकर वह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह उनकी अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले को सुलझाने के बाद वह ध्यान अन्य बचे हुए चींटियों पर केंद्रित करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उनकी वर्तमान सेना सभी को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। डिटरमिन दृढ़ होकर वह घोषणा करता है कि वे अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे। बेरू आगे बढ़ता है, युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण कर रहा है। वह देखता है कि दुश्मन की ताकतें एक नेता की अनुपस्थिति में संघर्ष कर रही हैं। बिना उचित समन्वय के बिना वे निर्माण को बनाए रखने में असमर्थ हैं और बिखर रहे हैं। जब जिनवू पूछते हैं कि कितनी चींटियां बची हैं, तो मारू तुरंत जवाब देता है, हमले से पहले लगभग 8,700 चींटियां थीं, अब लगभग 4,000 बची हैं। जिनवू गहरी सांस छोड़ते हैं। उसने सोचा था कि पहले की लड़ाई ने उनकी संख्या को अधिक कम कर दिया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे बचे हैं जिन्हें खत्म करना है। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए वह सवाल करता है कि क्या बेरू बाकी को अकेले संभाल सकता है। बिना हिचकिचाहट के बेरू कहता है कि अगर उसे आदेश दिया जाता है तो वह कार्य को पूरा करेगा। इसी बीच जहाज पर जोंगसू चालक दल को चेतावनी देता है कि चींटियां आ रही हैं। तुरंत जहाज प्रतिक्रिया देते हैं, मिसाइलों का बौछार करते हैं, जबकि जादूगर अपना जादू छोड़ते हैं। आकाश विस्फोटों से गूंज उठता है, तूफानी युद्ध क्षेत्र पर एक भयानक चमक डालता है। जीना रिपोर्ट करती है कि चींटियां अपना रास्ता बदल रही हैं, नॉर्थ की ओर नाइट्स गिल्ड की ओर जा रही हैं। कीहुन ने जल्दी से हंटर गिल्ड को एकत्रित किया, उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। सामना अनिवार्य है। उसी समय फेम गिल्ड की उप गिल्ड लीडर अपने अधीनस्थों को तैयार होने का आदेश देती हैं। फेम गिल्ड का एक सदस्य अपने साथियों को डांटता है, उन्हें एक चींटी की अत्यधिक शक्ति की याद दिलाता है। यदि वे फेम गिल्ड की पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जगह पर खड़े होकर लड़ना होगा। हालांकि न कुछ को डर पकड़ लेता है। मिनसुंग कांपते हुए सवाल करते हैं कि वे ऐसे जीवों से कैसे लड़ सकते हैं। एक और गिल्ड सदस्य उपहास करता है, यह टिप्पणी करते हुए कि भले ही मिनस्योंग एक ए रैंक शिकारी है, वह एक कायर से ज्यादा कुछ नहीं है। बारिश लगातार बरस रही है, जबकि चींटियां दूर से उभर रही हैं। जो ही उनकी तेजी से बढ़ती हुई चाल को घबराहट के साथ देखती हैं, ये सवाल करते हुए कि क्या उनके पास सच में इस हमले को झेलने की ताकत है। चींटियां डरावनी गति से चलती हैं। कुछ ही पलों में वे पहले से ही हाथ की पहुंच के भीतर हैं। अचानक चियुल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि एक चींटी पल भर में काट दी गई है। जो ही स्थिर खड़ी है, समझने के लिए संघर्ष कर रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। वह अविश्वास में बुदबुदाती है, अपने सामने के दृश्य को समझने में असमर्थ। चियुल अभी भी हक्का बक्का है, कहता है कि जो कुछ भी चींटी को गिरा दिया वह असंभव रूप से तेज था, इतना तेज कि उसने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। तभी सच स्पष्ट होता है। खून खराबे के बीच जो आकृति खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि बेरू है। कोरिया के दक्षिणी क्षेत्रों में चींटियों का सफाया करने के प्रयास 2 दिनों तक जारी रहते हैं। इसी समय चीनी जल क्षेत्रों के पास चींटियों को देखने की रिपोर्टें सामने आती हैं, जो लगभग अविश्वसनीय लगती हैं। यह विचार कि चींटियां उड़कर चीन तक पहुंच सकती थीं, हैरान कर देने वाला है। चीन के तट से बाहर एक जहाज पर चालक दल थकावट से जूझ रहा है, क्योंकि वे 2 दिन से सो नहीं सके हैं। तनाव उच्च है, क्योंकि एक सैनिक कप्तान को सूचित करता है कि चींटियों की दूसरी लहर अब गोलीबारी की सीमा में आ गई है और फायर करने के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि कप्तान उन्हें रोकते हैं, यह देखते हुए कि उनका हीरो अकेले स्थिति संभालने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। जहाज के किनारे खड़े होकर लू झिगांग अनंत झुंड को देखता है और उनकी दृढ़ता पर टिप्पणी करता है। बिना झिझक के वह अपनी तलवारें निकालता है और घोषणा करता है कि वह उन्हें आखिरी एक को भी समुद्र में डुबोने का इरादा रखता है। एक मजबूत वार के साथ वह एक विनाशकारी शॉक वेव स्लैश जारी करता है, जो आने वाली चींटियों को काटता है और उन्हें नष्ट कर देता है। उनके शरीर आकाश से गिरते हैं, लहरों के नीचे गायब हो जाते हैं। उन्हें कमजोर और अप्रभावी मानकर वह सोचता है कि अगर लड़ाई अधिक चुनौतीपूर्ण होती तो कैसा होता। यदि वे चींटियां जिनसे जिन्वू ने एक बार लड़ाई की थी अभी भी जीवित होती तो इस मुठभेड़ में कोई वास्तविक रोमांच नहीं होता। वह इसे एक शर्मिंदगी मानता है। उनके शरीर आसमान से गिरते हैं, लहरों के नीचे गायब हो जाते हैं। इस बीच एक अलग स्थान पर लॉरा एक आदमी के साथ हाल की घटनाओं पर चर्चा करती है और उससे उसकी राय पूछती है। वह समझाती है कि श्री हुंग और जिन्वू एक ही घटना से जुड़े हुए हैं,
और यह संभावना है कि जिनवू हुंग के भाई की मृत्यु का जिम्मेदार हो सकता है, जिससे उसकी बदले की इच्छा बढ़ी। आदमी इस पर विचार करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए जिनवू से मिलना अब और भी कठिन होगा। वह निराशा व्यक्त करता है क्योंकि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की आशा कर रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे है, राष्ट्रीय स्तर का हंटर और स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर। जब लॉरा पूछती है कि अगर जिनवू और हुआंग के बीच टकराव होता है तो वह क्या करने का इरादा रखता है, वह ठंडे स्वर में जवाब देता है वांग। वह घोषणा करता है स्कैवेंजर गिल्ड की संपत्ति है और गिल्ड स्वयं उसी की है। कोई भी, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भी उसके मामले में हस्तक्षेप करने के लिए माफ नहीं की जाएगी। उसके हाथ में टीवी रिमोट पर उसकी पकड़ कस जाती है, इसे बिना किसी प्रयास के तोड़ते हुए। जेजू द्वीप के छापे की तीसरी रात नाइट गिल्ड के सैनिक और शिकारी योनगनाम क्षेत्र का प्रमुख गिल्ड द्वीप पर पहुंचता है। उनका मुख्य कार्य एसेंस स्टोन एकत्र करना है, जबकि किसी और घटना के मामले में तैयार रहना है। अपने संचालन के बीच जोंगसू गहरी सांस भरता है और एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की कहानी याद करता है। इस व्यक्ति ने हमेशा अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की थी और महानता हासिल करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसका अंतिम सपना ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनना था और इस लक्ष्य के लिए वह कठोर प्रशिक्षण, सख्त आहार और थकाऊ अभ्यास सत्रों में लगा रहता था। सब कुछ उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने डोपिंग परीक्षण पास कर लिया था, पिछली रात एक आशाजनक सपना देखा था और वह सर्वोच्च स्थिति में था। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजना थी। एक नियमित मैनोमीटर मूल्यांकन ने खुलासा किया कि उसने एक शिकारी के रूप में जागा है, जिससे वह ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गया और वह रोने लगता है। युनते पूछता है कि क्या वह खुद के बारे में बात कर रहा है। वह आगे कहता है कि उसकी जीवन भर की मेहनत का लक्ष्य एक पल में टूट गया और उसे वह सपना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फिर भी निराशा के आगे झुकने के बजाय उसने एक नया मार्ग बनाने का निश्चय किया। ओलंपिक जीतने के बजाय उसने देश की सबसे महान गिल्ड बनाने का लक्ष्य रखा। एनीमे समाप्त हो रहा है लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई है। मैं हर सप्ताह सोलो लेवलिंग के भाग अपलोड करता रहूंगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले देखें। जब वह कहानी सुना रहा था तभी एक साथी गिल्ड सदस्य उसे कचरा न फैलाने की याद दिलाता है, जबकि यूनताए उनकी दृढ़ता से प्रेरित होकर उन्हें एक प्रेरणा कहते हैं। जोंगसू शीर्ष गुणवत्ता वाले एसेंस स्टोन्स का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। विश्वास है कि इनके साथ देश की सबसे बड़ी गिल्ड बनाने का उसका सपना आखिरकार साकार हो जाएगा। हालांकि उसे जल्दी ही याद दिलाया जाता है कि उन्हें लेना गबन कहलाएगा। चिंता को दरकिनार करते हुए वह टिप्पणी करता है कि क्षेत्र पूरी तरह से साफ हो गया है और वह अब कोई भी मना के निशान महसूस नहीं कर सकता। यह सुझाव देता है कि आराम करना ठीक होगा। जैसे ही वह बोलना समाप्त करता है, अचानक एक चींटी दिखाई देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे तेजी से समाप्त कर देता है और फिर सैनिकों को आश्वस्त करता है कि अधिक चिंता न करें। केवल कुछ कमजोर चींटियां ही बची हैं और यही कारण है कि उन्हें यहाँ तैनात किया गया है, सुरक्षा के लिए। उनकी जांच की। उसी क्षण यूनताए कुछ असामान्य देखते हैं और तुरंत जोंगसू को आगाह करते हैं। सैनिक अचंभे में जानना चाहते हैं कि वहां कौन है। इससे पहले कि वे और प्रतिक्रिया कर सकें, अंधेरे से एक विशाल आकृति प्रकट होती है। यह प्रभावशाली उपस्थिति कोई और नहीं बल्कि रकान है, द मोनार्क ऑफ फैंक्स। जंगसू जल्दी से स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, यह ध्यान देते हुए कि केवल वही व्यक्ति मौजूद होने चाहिए जो नियुक्त सैनिक और मिशन की देखरेख करने वाले संघ के एजेंट हैं। वह घुसपैठिए की पहचान के बारे में सवाल करते हैं, जबकि यूनताए असहज होकर सोचते हैं कि क्या यह प्राणी वास्तव में मानव है। वह आग खोलने के खिलाफ सलाह देती है क्योंकि उनके सामने की इकाई जादुई जानवर नहीं है। सैनिक अभी भी तनाव में चेतावनी देते हैं कि अगर वह उनके आदेशों का पालन नहीं करता है तो वे गोली चलाएंगे। हालांकि रिकेन स्पष्ट रूप से परेशान होते हुए एक अनजान भाषा में बोलता है जिससे जोंगसू चौंक जाता है। वह जो शब्द बोलता है वे जानवरों की भाषा के हैं। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया कर सके, एक और आकृति आगे बढ़ती है और सहजता से अपनी अंगुली चटकाता है। एक पल में सैनिक और शिकारी बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। राखण असंतुष्ट होकर नए ठंडे आगंतुक से उसके कार्यों के बारे में सवाल करता है। यह व्यक्ति सिलाड है, फ्रॉस्ट का शासक, जो शांति से समझाता है कि अनावश्यक हलचल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ उन्हें अस्थायी रूप से सुला दिया है। अपनी ध्यान फिर से कार्य पर केंद्रित करते हुए सिलाड पूछता है कि क्या राखन ने पुष्टि कर ली है कि वे जो खोज रहे थे। लकान सहमति में जवाब देते हैं, यह कहते हुए कि यह वास्तव में वही शक्ति थी जिसकी उन्हें शंका थी। हालांकि सिलाड इस स्थिति को परेशान करने वाला पाते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि वह इंसानों की मदद क्यों कर रहे होंगे। राइखेन अटकलबाजी में रुचि न रखते हुए बस कंधे उचकाते हैं और कहते हैं कि अगर सिलाद को इतनी जिज्ञासा है तो उसे खुद उस व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए।
जिसका वे जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि यह अशबोर्न शैडो मोनार्क या जिनवू हो। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, राइकेन अपने आसपास के माहौल को देखता है, सड़ते चींटियों की तीव्र गंध को नोट करता है। वह सोचता है कि अगर वह इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होती तो वह पागल हो जाती। अविचलित सिलिड किसी भी चिंता को खारिज कर देता है, यह पुनः पुष्टि करते हुए कि शिकार निर्धारित समय पर जारी रहेगा और कुछ नहीं बदला है। राइकेन इससे बिना किसी विरोध के सहमति जताता है। सिलैड फिर एक पोर्टल बनाता है, निकलने की तैयारी कर रहा है। अंदर जाने से पहले राइकेन कहता है कि उसे यहाँ उनमें से एक की उपस्थिति महसूस हो रही है। सिलैड उत्सुक होकर पूछता है कि क्या वह वाकई में दक्षिण कोरिया में है। राइकेन फिर पूछता है कि क्या उन्हें जाने से पहले लक्ष्य को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन सिलैड मना कर देता है, ये कहते हुए कि उन्हें इसे उस व्यक्ति के हाथों में छोड़ देना चाहिए। राइकेन प्रभावित न होते हुए सिलाड पर संलिप्तता से बचने का आरोप लगाते हैं। सिलाड उदासीन रहता है, कहते हुए कि राइकेन उसके निर्णय को अपनी मर्जी से समझने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही वह पोर्टल के माध्यम से गायब हो जाता है। उसे जाते हुए देखकर राइकेन तंज कसते हुए उसे कायर कहता है। वह बेहोश शिकारियों की ओर देखता है, यह सोचते हुए कि आगे कोई कार्रवाई करे या नहीं, लेकिन अंततः स्थिति को अधिक परेशानी भरा न बनाने का फैसला करता है। एक कट से वह अपना पोर्टल खोलता है और वहां से चला जाता है। जीन वू के आगे बढ़ते ही फोटोग्राफरों की एक बड़ी भीड़ जल्दबाजी में तस्वीरें खींचती हैं। शानदार सूट पहने, हाथ में फूल लिए हुए। जेजू आइलैंड छापे के समाप्त होने के बाद से ये देश भर में बातचीत का एकमात्र विषय बन गया है। स्क्रीन पर टिप्पणियां भरी हुई हैं जो जीन वू की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में चर्चा कर रही हैं कि कैसे उन्होंने जेजू आइलैंड को साफ किया। छापे के दौरान जनता ने एस रैंक पर उनकी चढ़ाई के बाद पहली बार उन्हें कार्रवाई में देखा, जिससे उनकी आधिकारिक शुरुआत जेजू की जंग के मैदान पर हुई। पर्यवेक्षक यह अटकलें लगाते हैं कि क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर का शिकारी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि मतभेद बने हुए हैं। कुछ लोग उनकी क्षमता की सराहना करते हैं, जबकि अन्य उनकी शक्ति की सीमा पर सवाल उठाते हैं और सोचते हैं कि वह इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। पूरे देश का ध्यान छापे के नतीजे पर केंद्रित है। जिनवू के बारे में चर्चा सार्वजनिक संवाद पर हावी है। हालांकि उनकी कार्रवाइयों की व्यापक प्रशंसा हो रही है, लेकिन आलोचनाएं भी हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने पहले छापे में शामिल हो गए होते तो जान माल का नुकसान कम हो सकता था। जहां अनगिनत आवाजें उनके लिए अटूट समर्थन व्यक्त करती हैं, वहीं कुछ लोग उनके खिलाफ आलोचनाओं का प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं। जिनू गंभीरता से फूल को ब्युंगू के स्मारक पर रखते हैं, इस कठोर सच्चाई को स्वीकारते हुए कि हताहतों से बचना संभव नहीं था। उसकी नजर उस स्मारक पर ठहरती है जहां शोक मनाने वाले शांत आंसू बहा रहे हैं। एक छोटी सी सोच के बाद वह मुड़ता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह उन्हों के पास से गुजरता है, वह झुककर फुसफुसाता है कि उसने कभी दृढ़ता से विश्वास किया था कि एक अकेला हीरो अकेले युद्ध समाप्त नहीं कर सकता। हाल की घटनाएं इस धारणा को चुनौती देने लगी हैं। वह जिनवू से ऊंचा खड़ा होने का आग्रह करता है, उसे आश्वासन देता है कि आखिरकार उसने ही इस त्रासदी को समाप्त किया। भावनाओं से अभिभूत उन्हों सोचता है, उसका धन्यवाद करता है। उसकी आवाज कांप रही है और आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। पास ही मिस चा जिनवू को देख लेती हैं। उनकी आंखें मिलते ही अचानक उसके गालों पर लाली छा जाती है और वह जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है। जिनवू वो उसकी प्रतिक्रिया से उलझन में उसकी ओर देखता है, फिर ध्यान स्मारक की ओर मोड़ देता है। 5वीं जेजू द्वीप छापे में कुल 4,801 शिकारी शामिल हुए थे, जिनके साथ 737 जागृत नागरिक भी हथियारबंद किए गए थे। इस लड़ाई में 64 जागृत व्यक्तियों और 32 नागरिकों की जान चली गई। हालांकि मौत का आंकड़ा गंभीर रहा। इस अंतिम हमले में पिछले सभी प्रयासों की तुलना में काफी कम हताहत हुए। बाद में जिनवू गुण ही के साथ एक टेबल पर बैठते हैं, जो पूछता है कि क्या वह वास्तव में अपनी खुद की गिल्ड स्थापित करना चाहता है। वह बताता है कि प्रमाणित एस रैंक शिकारी को गिल्ड मास्टर का लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। जिनवू को बस एसोसिएशन को एक साधारण फोन कॉल करना है और वे बाकी का ध्यान रखेंगे। जिनवू इसे स्वीकार करता है और चुपचाप तय करता है कि वह एस रैंक शिकारी के रूप में कौन कौन से लाभ उठा सकता है। फिर गण ही पूछते हैं कि क्या जिनवू ने जेजू द्वीप पर कोई तरह की बाधा डाली थी। जिनवू आश्चर्यचकित होकर अपनी उलझन व्यक्त करते हैं। गुनही विस्तार से बताते हैं कि शिकारी और सैनिकों को द्वीप को साफ करने और सार पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के वे सभी बेहोश हो गए। यहाँ तक कि ए रैंक और बी रैंक के शिकारी, साथ ही प्रतिष्ठित नाइट गिल्ड के सदस्य भी गिल्ड के सदस्यों को बेहोश कर दिया गया। वह सोचता है, क्या जिनवू ने अनजाने में कोई बाधा खड़ी कर दी। जिनवू अब भी उलझन में किसी भी प्रकार की सहभागिता से इनकार करते हैं, लेकिन निहितार्थ को समझते हैं। उत्सुकता से वह पूछते हैं कि प्रभावित शिकारी और सैनिक क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। गुनही उसे बताते हैं कि वे अपने गिरने से पहले के क्षणों की कोई याद नहीं रखते, जिससे उन्हें यह पता नहीं चलता कि वे किसी जादू के प्रभाव में थे या किसी अज्ञात शक्ति के। जिनवू विचार करता है कि क्या यह घटना चींटियों द्वारा छोड़ा गया कोई जाल हो सकता है। तभी गुनही का एक गार्ड आता है और चुपचाप एक संदेश देता है। गुनही अपनी सीट से उठता है, ये बताते हुए कि उसका मेहमान अपेक्षा से पहले आ गया है। वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है